Skinner's operant conditioning. So here Skinner's identified two types of responses in learning process, that is respondent and operant. Respondent as elicited by specific stimuli such as Pavlov's bell. In a respondent situation, an individual learns merely by being in situation and responding to it. But not all the behavior is of this type. In reality, human behavior is operant behavior which is emitted not elicited. देखिए, स्किनर ने जो कहा था वो ये है कि हर इंडिविजुअल जो लर्न करता है, हर लर्नर लर्न करता है जब उसको कोई स्टिमुलस मिलता है, जब उसे कोई रिवार्ड मिलता है, ठीक है। कोई स्टिमुलस मिलेगा तो आप रिस्पॉन्ड करोगे, और वही जब आप रिस्पॉन्ड करोगे और उसका रिवार्ड मिलेगा आपको, तो वो जो रिवार्ड है उस कारण आप मोटिवेट होकर आगे एक और स्टेप फर्दर लेते हो। तो इस तरह से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की थ्योरी के साथ ही ये भी चलता है, जिसमें जो स्टिमुलस है उसको अपना ही रिवॉर्ड जो मिला होता है वो ही स्टिमुलस का काम करता है, इसी कारण वो अपना एक स्टेप और आगे देता है, रिस्पॉन्स और आगे देता है, ठीक है। आप देखिए जैसे कि पिजन है, पिजन को हमने 8 की शेप में चलना सिखाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 8 की शेप में आपने क्या किया, आपने नीचे फ्लोर पे चौक के साथ 8 बड़ा सारा ड्रॉ कर दिया। अब पिजन को कहोगे कि चलो भी आप इस 8 पे चलो, तो क्या पिजन चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी चलने की, तब तक वो नहीं चलेगा। तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए आपने कैसे करोगे? एक एनिमल को ट्रेनिंग आप ऐसे नहीं दे सकते हैं ना, तो उसको देने के लिए आपको क्या कहते हैं, यू हैव टू फाइंड सर्टन टेक्निक। तो इसमें क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो यूज होगी। उसमें क्या करते हैं कि पिजन का जो 8 शेप में हमने बना रखा है फ्लोर पर, उस 8 शेप पे पिजन को खाने वाले जो दाने होते हैं, पैलेट्स होते हैं, वो रख दिए इन द शेप ऑफ 8 ओनली, ठीक है। और पिजन को वहां पे खड़ा कर दिया 8 के पास। तो जैसे ही उसने वो दाना देखा तो उस दाने को, पैलेट को उसने खा लिया। जैसे ही खाया तो उसको क्या फील हुआ, रिवॉर्ड मिला कि मैंने एक स्टेप आगे लिया तो मुझे खाने के लिए दाना मिला। सो वो जो रिवार्ड था वो एक तरह से रिइंफोर्समेंट थी। इस रिइंफोर्समेंट से मोटिवेट होकर पिजन अपना नेक्स्ट स्टेप लेगा, वो उसका रिस्पॉन्स होगा। और जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप लेगा वो दूसरा दाना खाएगा, दूसरा दाना भी उसको रिवार्ड की तरह फील होगा, रिइंफोर्समेंट होगा उसके लिए, और उस रिइंफोर्समेंट से वो देन थर्ड स्टेप लेगा, थर्ड स्टेप लेगा तो उसमें वो थर्ड दाना खाएगा। तो ऐसे ही वो दाना खाते खाते पूरे 8 शेप में दाने जितने पड़े हैं वो सारे खा लेगा, ठीक है। इस चीज को हम बार बार उससे प्रैक्टिस करवाएंगे तो द पिजन लर्न्स हाउ टू मूव इन द शेप ऑफ 8। तो जब भी 8 शेप ड्रॉ होगा तो ही नोज कि मुझे ऐसे ऐसे करके इसमें मूव करना है, मे बी कोई दाना पड़ा हो यहाँ पर, तो उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो 8 शेप जो है वो मूव करने के लिए। तो इस तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, जिसमें जो लर्नर है, लाइक जो पिजन है, उसको जो स्टिमुलस है, जो दाना है, वही उसका रिवॉर्ड है, ठीक है। जो स्टिमुलस है वही उसका रिवॉर्ड है, और उस रिवॉर्ड को लेते हुए वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जो रिइंफोर्समेंट है वही उसका रिवॉर्ड है, और उसी से वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो रिइंफोर्समेंट रिवॉर्ड, या कह सकते हैं रिइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स थ्योरी है ये, ठीक है। जैसे रिइंफोर्समेंट मिल रहा है और वो रिस्पॉन्स देता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही रैट का भी एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने। उसने क्या किया, रैट को एक बॉक्स में, एक कह लीजिए केज में डाल दिया, ठीक है। उसमें भी एक लिवर था, और ऊपर कर कर कुछ सिस्टम बना दिया कि उस लिवर को अगर प्रेस करते हैं तो एक पैलेट नीचे गिरेगा, इस दाना मिलेगा उसे खाने के लिए। तो जैसे ही रैट ने पैलेट को दबाया और उसको दाना गिरा उसकी वेसल में और उसने खाया, तो उसको ये कंडीशनिंग हो गई, उसको ये समझ आ गया कि मैं अगर एक रिस्पॉन्स देता हूँ, मैं एक लिवर को प्रेस करता हूँ तो मुझे फूड मिलेगा। तो वो जैसे ही उसे रिवार्ड मिला, रिइंफोर्समेंट मिली, फूड मिला, तो उसने प्रेस किया, मीन्स उसने रिस्पॉन्स दिया, और देन उसके बाद दूसरा रिवॉर्ड मिला, दूसरी रिइंफोर्समेंट मिली, फूड मिला। इस तरह से वो
रीइंफोर्समेंट लेते हुए और खुद से वो प्रेस करते हुए मीन्स रिस्पॉन्स देता गया। सो दिस वाज द नेक्स्ट। सो हम इसमें इस तरह के 2 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसने, स्किनर ने, एंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी वो पैवलोव ने दी थी, जो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था वो, इसमें रिस्पोंडेंट है उसकी कंडीशनिंग की जाती है, रिस्पोंडेंट मतलब जो डॉग था। ठीक है, और इसमें स्किनर ने दी है थ्योरी और गवर्न्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, रिइंफोर्समेंट मिल रही है तो उससे आप आगे चल रहे हो। इसमें एलिसिटेड रिस्पॉन्स, इसमें से एमिटेड रिस्पॉन्स। इट इज कॉल्ड एस कंडीशनिंग टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टिमुलस इन एलिसिटिंग डिजायर्ड रिस्पॉन्स। इट इज कॉल्ड आर कंडीशनिंग बिकॉज ऑफ द एम्फेसिस ऑन द रिस्पॉन्स। तो ये स्टिमुलस कंडीशनिंग होगी और इसको हम रिस्पॉन्स के कारण चले, इसको आर कंडीशनिंग होगी। इट हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्डेड बिहेवियर, इट हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। तो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो आ जाएगी रिस्पॉन्स, रेनफोर्समेंट, रेपिटिशन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो आपको इसमें इस तरह से लिखना है कि पहले रिस्पॉन्स हुआ, देन एरो मार्क, देन आपने उस रिस्पॉन्स से रेनफोर्समेंट मिला, देन एरो मार्क, देन उसका रिपीटिशन हुआ। ठीक है, बार बार आप रिपीट करते रहे और इस कारण आपकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो जाती है। इसको हम RS फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी को हम SR थ्योरी, रेनफोर्समेंट, कंटिजेंसी ऑफ रेनफोर्समेंट थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, R टाइप कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये सब कहेंगे। ठीक है, सो स्किनर का ऑपरेंट जो भी ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट इन रैट और पिजन किया उसने, उसके बाद थे लॉज ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो कुछ लॉज हैं जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए है। तो फर्स्ट इज शेपिंग। ठीक है, शेपिंग हो जाती है, इसमें क्या है कि हम ऑपरेंट कंडीशनिंग जब भी करते हैं तो कोई भी हम रिइंफोर्समेंट रखते हैं। ठीक है, जो हम चाहते हैं कि बच्चे में जो भी इंडिविजुअल उसमें डिजायरेबल चेंज हो तो हम उसे वो रिइंफोर्समेंट देते जाएंगे। तो सक्सेसिव बार बार वही रिइंफोर्समेंट मिलता रहेगा तो शेपिंग हो जाती है, वैसी हैबिट डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो शेपिंग के लिए क्या है, फर्स्ट इज जनरलाइजेशन, दैट इज लाइक जनरलाइज्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी लाइफ में नॉर्मली सिचुएशन में चलते हैं। तो जनरलाइजेशन में भी आगे 2 टाइप के हैं, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन होता है जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है किसी शेपिंग में, जैसे पिजन वाली में ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज की है हमने। ठीक है, तो उसको बार बार हम रिपीट करते हैं ताकि शेपिंग हो सके। और स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है कि पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हमने देखना है, कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस दिया और उस कारण पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हुआ। लाइक चाइल्ड है जो कि बहुत ज्यादा, बच्चा जो एक टीचर से बोल डरता है, तो क्या होगा, वो हो गया स्पेसिफिक, हो गया स्टिमुलस, हो गया कि जैसे वो टीचर नजर आएगा तो उसे डर लगेगा, लेकिन उस डर के कारण वो धीरे धीरे बाकी सब टीचर्स से भी वो डरना शुरू कर देता है, तो वो जनरलाइज हो जाता है। देन कम्स हैबिट कंपटीशन। तो इसमें क्या हो जाता है कि जितनी भी हैबिट्स हैं वो हमारे ऊपर डोमिनेट करती हैं, कम्पीट करती हैं, तो करेक्ट हैबिट को बनाने के लिए वही रिइंफोर्समेंट देना होता है एंड करेक्ट हैबिट डेवलप हो जाती है। देन कम्स चेनिंग। तो चेन क्या हो गया, लिंकिंग हो गया। ठीक है, लिंक हो जाता है सक्सीडिंग सेगमेंट्स का। तो जैसे पिजन ने 8 शेप में चलना सीखा तो वो एक तरह से चेन बन गई, बार बार उसे रिइंफोर्समेंट मिलता रहा और उसी चेन को वो रिपीट करता रहा। ठीक है, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन में क्या होगा कि अगर हम रिइंफोर्समेंट नहीं देंगे, ठीक है, बंद कर देंगे, तो क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्स जो देना है वो उस टाइम नहीं देगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे रिपीटिशन हो चुकी है और हमने रिइंफोर्समेंट नहीं दिया लेकिन रिलेशनशिप बन चुका है, ठीक है, तो फिर भी वो चीज़ 8 शेप में चलती रहेगी। देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो वही अगर आपने नहीं दिया रिस्पॉन्स, रिवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिर बाद में फिर से रिवॉर्ड डाल दिया तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी, साथ के साथ फिर से वही चीज़ चलनी शुरू हो जाएगी। तो रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में। तो जो भी इफ द अकरेंस ऑफ एन ऑपरेंट इज फॉलोड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए रेनफोर्सिंग स्टिमुलस, द स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड।
ठीक है। तो बार बार जब हम ऑपरेंट को देते रहते हैं, रिइंफोर्समेंट देते रहते हैं, तो स्ट्रेंथ बनती जाती है। सो रिइंफोर्सर जो होता है, रिइंफोर्सर 3 टाइप्स का है। फर्स्ट इज पॉजिटिव रिइंफोर्सर, सेकंड इज नेगेटिव रिइंफोर्सर, एंड द थर्ड इज पनिशर। पॉजिटिव रेनफोर्सर इज लाइक, अगर किसी को हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, कोई भूखा है तो उसे खाना दे दिया, कोई प्यासा है उसको पानी दे दिया, लाइक एनीथिंग विच द पर्सन नीड, तो वो जो है पॉजिटिव रेनफोर्सर है। और नेगेटिव रेनफोर्सर हो गया मीन्स नेगेटिव तरीके से, लाइक अगर कोई चीज़ कोई गलत कर रहा है तो उसको जैसे कि पनिशमेंट दे देना, सॉरी क्या कहते हैं वो दे देना, इलेक्ट्रिक शॉक दे देना, या फिर बहुत ज़्यादा लॉ एडवाइस देना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ऊंची ऊंची नेगेटिवली जो करना है, वो नेगेटिव रेनफोर्सर है। पनिशर, पनिशर जो होता है उसको हम अवर्सिव स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्स अगर दिया है तो उसको हमने सप्रेस करना है। ठीक है, तो अगर हमने उसको सप्रेस करना है तो एक तरह से पनिशमेंट वाला काम हो जाएगा। तो ऐसा रिस्पॉन्स जिससे उसको पनिश किया जाए, उसको नेगेटिव किया जाए। तो नेगेटिव रेनफोर्सर और पनिशर जो है वो इकट्ठे भी हो सकते हैं। ठीक है, देन कम्स इफेक्ट्स ऑफ रेनफोर्सर। तो रेनफोर्सर क्या है, जो भी हम रेनफोर्सर देते हैं उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है बिहेवियर में, और इंटेंसिफाई हो जाता है उसका बच्चे का जो इंडिविजुअल का बिहेवियर, और या फिर हम चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, इमीडिएटली भी कर सकते हैं या विद टाइम भी कर सकते हैं, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो जिसको वीक करने की जरूरत है उसको हम वीक भी कर सकते हैं। देन कम्स शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट जो देना है उसके अलग अलग शेड्यूल्स है, लाइक कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट शेड्यूल है, बार बार उसको देते रहें। पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल है, मीन्स पहले आधे स्टेप तक तो उसको रेनफोर्समेंट दिया, फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट देना बंद कर दिया। तो इस तरह से आधा भी हो सकता है, डिफरेंट वेज भी हैं। इसके अंदर आ जाएगा फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, दैट इज FR। फिक्स्ड रेशियो में होगा कि आपने फिक्स कर दिया कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, इतने नंबर ऑफ रिस्पॉन्स पे आपने रेनफोर्समेंट देना ही है। ठीक है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में हो गया कि रेनफोर्समेंट देना है लेकिन वेरिएबल, अलग अलग वेरी करेगा। ठीक है, कोई रेशियो फिक्स नहीं होगा। देन इज फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। तो आपने टाइम फिक्स कर लिया कि हर 5 मिनट बाद, जैसे हर 5 मिनट बाद आपने रेनफोर्समेंट देना है। अगर पिजन चल रहा है उसने उसके आपने देख लिया हर 5 मिनट बाद उसे रेनफोर्समेंट देना है, देन अगेन 5 मिनट बाद, तो आपने टाइम फिक्स कर लिया। देन इज वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो वही है कि वेरी करता है, टाइम टाइम का इंटरवल भी आ जाता है। ठीक है, तो कई डिस्टेंस का भी आ जाता है इसमें, तो आपने कितने डिस्टेंस पर देना है, सो इट ऑल डिपेंड्स आपने किस तरह से देना है। So this was the operant conditioning procedure, and here what happens in operant conditioning procedure, reward learning is there. ठीक है, रिवॉर्ड मिल रहा है और इंडिविजुअल लर्न कर रहे हैं। ओमिशन लर्निंग इज देयर, अगर कोई चीज़ हम हटाना चाहते हैं, लर्नर ना करें तो उस चीज़ का रिवार्ड ना दें, तो वो नेगेटिव लर्निंग हो जाती है। एस्केप लर्निंग इज देयर, तो एस्केप भी हो जाता है कि कुछ अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, इससे वो आउट हो जाते हैं। पनिशमेंट लर्निंग इज देयर, कुछ ज़्यादा ही गलत हो तो उसको अनडिजायरेबल या पनिशमेंट दी जा सकती है ताकि वो चीज़ ना करें। तो इस तरह से एक्टिव अवॉइडेंस लर्निंग, इस तरह से पर्सन की ऑपरेंट कंडीशनिंग से लर्निंग होती है। ठीक है, सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एजुकेशन फील्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो जो थ्योरी है वो हमें बताती है कि कैसे शेपिंग की जा सकती है, बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है, स्पेशली छोटे बच्चों को इन्फोर्समेंट और रिवार्ड देकर। ठीक है, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन होती है, हर स्मॉल स्टेप पे रिवार्ड दिया जाएगा, तो जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर है वो धीरे धीरे सही हो जाता है और बच्चा बहुत अच्छे से लर्न कर लेता है। देन इज एलिमिनेटिंग नेगेटिव बिहेवियर थ्रू एक्सटिंक्शन। तो वही है कि अगर लर्नर रिस्पॉन्स दे रिपीट कर रहा है विदाउट रेनफोर्समेंट, तो क्या हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। ठीक है, और एक्सटिंक्ट भी हो जाता है जब उसे लगेगा कि मेरा जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई रिवार्ड नहीं है, लेकिन अच्छा काम करने पर, अच्छे से आगे बढ़ने पर मुझे रिवॉर्ड मिलता है, तो उस तरह से वो जो नेगेटिव चीज़ है वो आउट हो जाती है। देन कम्स रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, रेनफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल है। रेनफोर्समेंट टेक्निक्स हैं, तो उसमें हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम देखते हैं कि बच्चे के मन में
हम एक फियर होता है जैसे स्कूल के एटमॉस्फेयर को लेके, वो दूर किया जा सकता है अगर हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, उनके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, स्कूल के सेटिंग्स में चेंज ला सकते हैं, उनको रिवार्ड दे सकते हैं उनके पॉजिटिव बिहेवियर को लेके। ठीक है, उनको रिवार्ड दिया जा सकता है, जैसे एक अच्छा ग्रेड दे दिया, पेन दे दिया, स्माइल दे दी, वर्बल कॉम्प्लीमेंट दे दिया। ठीक है, प्रिंसिपल इसका यही है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो इससे क्या होता है कि बच्चा बार बार उस रिस्पॉन्स को रिपीट करता है, जो उसको स्टिमुलस मिलता रहता है, और उसकी स्ट्रेंथनिंग होती रहती है उस रिस्पॉन्स को लेकर। सो रिइंफोर्समेंट जो है टाइमिंग ऑफ पनिशमेंट, आपको जो पनिशमेंट अगर कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स है उसको देना है तो वो आपको इमिडिएटली देनी है जब इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है। जैसे ही बच्चे ने नेगेटिव बिहेव किया तो इमीडिएट उसको जो भी आप पनिश करना चाहते हैं तो इमीडिएट होनी चाहिए, लेट नहीं होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी ऑफ पनिशमेंट, तो जैसे ही बच्चा पनिश होता है उसको ये नहीं कि एक बार कर दिया और एक बार नहीं किया, उसे मालूम होना चाहिए कि मुझे इस बिहेवियर पे हमेशा पनिशमेंट, तो कंसिस्टेंसी होगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इंटेंसिटी ऑफ पनिशमेंट डिपेंड्स आप किस तरह का है। कई बार बच्चे को, किसी भी इंडिविजुअल को बहुत हायर लेवल पे होता है, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक भी कई बार देने पड़ जाते हैं। ठीक है, और कई बार छोटी मोटी चीज़ से भी छोटी मोटी पनिशमेंट भी काम कर जाती है। डिपेंड्स हाउ मच द नीड इज देयर। देन इज अडेप्टेशन टू पनिशमेंट। कई बार 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 पनिशमेंट मिलने से तो क्या हो जाता है, उसे पता नहीं चलता है बच्चे को कि क्या राइट मेरा बिहेवियर है, कि कितना का मुझे करना चाहिए। वो जिसे कहते हैं ना ढीठ हो जाते हैं, तो वो बार बार करने से उसको नहीं। तो पनिशमेंट का भी आपको एक हिसाब रखना पड़ेगा। ठीक है, alternatives to the goal, if a child is punished for a behavior that has no alternative, कुछ ऐसा हो गया कि आपने पनिशमेंट दे दिया लेकिन उसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो क्या होगा, न्यूरोसाइकोटिक इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, साइकोन्यूरेटिक साइड इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा उसका जो भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहा और पनिशमेंट उसको मिली जा रही है, तो मेंटल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। देन कम्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन स्कूल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों को हमने मॉडिफाई करना है, उनको जितना भी बिहेवियर है तो उस बिहेवियर को लिए मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स चलते हैं, जो कि डिज़ायरेबल बिहेवियर जो माइंड में है, जो स्कूल के अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ दिस शुड बी इनकलकेटेड, और जो बाकी के अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है वो एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में वही है, हम अच्छे जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्सेज हैं उनको रिगार्ड करेंगे, उनको हम रिवॉर्ड देंगे, और जो अनडिज़ायर्ड रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम पनिश भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए। सो फर्स्ट इज द आइडेंटिफाइंग द टारगेट बिहेवियर। सबसे पहले आपने टारगेट करना है कि कौन सा बिहेवियर है जिसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो सिर्फ उसी को लेकर फोकस करना है। जब भी वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर हो तो उसमें पनिशमेंट होगा, तो और जब अच्छा बिहेवियर हो तो उसमें उसको रिवार्ड मिलेगा। रिकॉर्डिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ टारगेट बिहेवियर, तो आपने बार बार रिकॉर्ड करना है कि कितने लेवल पे पूरे दिन में, कितने टाइम में कितना बच्चा उस चीज़ को एग्जिबिट करता है। आइडेंटिफाइंग द एंटीसीडेंट्स ऑफ मिसबिहेवियर, तो वही आपने ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है कैसे बच्चा कितना मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें का आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिफाई करना है कि चाइल्ड जब मिसबिहेव करता है तो वो उसको क्या होता है, वो खुद से उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके साथ। ठीक है, देन इज स्पेसिफाइंग द गोल बिहेवियर। अब आपने देख लिया कि बच्चा बहुत शरारती है या बहुत मिसबिहेव कर रहा है, तब आपका गोल है कि बच्चा की डिजायर्ड रिस्पॉन्स दे जो टीचर चाहता है। तो उसको करने के लिए बच्चे में वो रिस्पॉन्स डेवलप करना है, उस गोल पर पहुंचने के लिए वही आपको बार बार रिपीट करना है, रिवार्ड देना है जैसे ही बच्चा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। देन फॉर्मुलेटिंग एंड ट्राइंग आउट द हाइपोथेसिस, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो वही आपको एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, किस तरह से, किस तरीके से आप रेनफोर्समेंट देते हुए बच्चे में वो सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आगे डेवलप कर सकते हो। सो पॉजिटिव रेनफोर्सेस जो है बेसिकली वही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर के लिए, तो बेटर है कि हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के साथ ही आगे बढ़ें। अप्रोप्रिएट रेनफोर्सर, आपको ये भी देखना है कि रेनफोर्सर जो आप दे रहे हो वो अप्रोप्रिएट हो, उसमें वेरिएशन जो है वो भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने, बच्चे ने अच्छा काम किया तो आपने एक चॉकलेट दिया, देन अच्छा काम किया, देन अगेन चॉकलेट दिया, फिर से चॉकलेट दिया, तो फिर से नॉर्मल लगेगा चॉकलेट। तो यू हैव टू वेरी,
आपको वेरिएशन डालनी पड़ेगी। कभी आप टॉफी दे रहे हो, कभी चॉकलेट दे रहे हो, कभी आप जस्ट सिंपल स्माइल कर रहे हो, कभी क्लैपिंग करवा रहे हो। सो वेरिएशन शुड बी देयर, जिस कारण कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट भी रहे और वो अलग अलग रेनफोर्सर से आगे मोटिवेट होता रहे। देन you can say that no demand for too much effort. ठीक है, the teacher should not demand too much effort for too little reward. ऐसा नहीं कि छोटा सा रिवार्ड देना है और बच्चे को बहुत ज़्यादा काम करवा दिया। तो पॉजिटिव रेनफोर्सर देना है, लेकिन बच्चे का भी ध्यान रखना है कि बच्चा उतना काम कर सके, उतनी एफर्ट करे ताकि उसे रेनफोर्सर वो चीज़ मिल सके। देन इज इमीडिएट रेनफोर्समेंट। तो जैसे ही बच्चे ने पॉजिटिव बिहेव किया तो उसी टाइम, उसी वक्त आपको इमीडिएटली रेनफोर्समेंट देना है, तभी वो मोटिवेट होगा। लेकिन जब लेट रेनफोर्समेंट मिलती है तो उसमें मोटिवेशन नहीं होगा। रेनफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टू गोल बिहेवियर। तो वही है आपका जो मेन गोल है, टीचर ने रेनफोर्स करते करते सक्सेसिवली वही उसी चीज़ को रिपीट करते करते बच्चे को उस गोल तक पहुंचाना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट टू पार्शियल रेनफोर्समेंट। तो वही है, अब आपने बिहेवियर को देखना है कि आपने कॉन्टिन्यूस लगातार दे रहे हो रेनफोर्समेंट, या बीच में आपने ब्रेक मारना है, या पार्शियल रेनफोर्समेंट देना है। या जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्शियल रेनफोर्समेंट तरह तरह के तरीके से दी जा सकती है, टाइम में से दे सकती है, डिस्टेंस में से दी जा सकती है, या फिर रेशियो दी जा सकती है। तो डिपेंड्स, आपको देखना है कि कितनी रिक्वायर्ड है और कैसे आपने कंटिन्यू करना है। देन इज अटेंशन टू डिजायरेबल बिहेवियर। बस बेसिकली वही चीज़ है कि हमने बच्चों की जो रॉन्ग चीज़ें हैं उनको दूर करना है और डिजायरेबल बिहेवियर पे फोकस करना है और उसी को रिवार्ड करना है। प्रेज द बिहेवियर। तो आपने बच्चे की प्रेज नहीं करनी, बच्चे के जो बिहेवियर है, जो कंडक्ट कर रहा है, उस चीज़ की प्रेज करनी है। ठीक है, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोग्रेस एंड चेकिंग द रिजल्ट्स। तो एक टीचर को रिकॉर्ड रखना है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस कितनी हो रही है, कितना वो गोल तक पहुंच रहे हैं, तो वो सारा चीज़ जो भी रिजल्ट सारे उनका पे चेक रखना है। देन इज बेसिस फॉर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा कि जैसे आजकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी कंप्यूटर बेस्ड बुक्स हैं, जिसमें आप एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसका आंसर देते हैं। तो आंसर देते ही आप नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाते हो, अगर आपका आंसर करेक्ट है। अगर नहीं है तो आप वापस बैक पेज पे होते हो। तो वो जो क्या कहते हैं आंसर आप देते हो, वही आपका रिवॉर्ड होता है। व्हेन यू फील दैट योर आंसर इज करेक्ट, तो आप नेक्स्ट पेज पे आते हो। तो इस तरह से आपके प्रोग्रेस होता रहता है, आप मोटिवेट होते रहते हो और पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो। तो इसी तरह प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बेस पर है। बिहेवियर थेरेपी, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वही आपके बिहेवियर को चेंज करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, रेनफोर्स करते हैं, सोशली अडेप्टिव बना देते हैं, जो भी आपका माल अडेप्टिव बिहेवियर उसको दूर करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, एंड here was a conclusion. So behaviorism highlighted the role of motivation and definition of the aims and purposes in learning and shaping of behavior. Behaviorism advocated the use of reinforcement and rewards as inducement for the acquisition of desirable behavior and for giving up the undesirable. Behaviorism helped in extending the scope of educational psychology to include the study of animals as a way to learn more about human nature. इस तरह से हम behavior में change ला सकते हैं with these types of theories.